एक 10 मिनट का आप लोग का टेस्ट होगा, उसके बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले 10 मिनट का 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चन केवल 10 मिनट में बनाना है, 11वां मिनट नहीं मिलेगा किसी को। तो 10 मिनट में 50 क्वेश्चन बनाना है। बनाना किस चीज़ पर है, तो क्वेश्चन अपने कॉपी के ही लास्ट पेज पर, ठीक है। कॉपी जो है आपका, उसका लास्ट पेज फाड़ना नहीं है, कॉपी वैसे ही रहेगा। कॉपी का लास्ट पेज निकाल लीजिए, पेज नहीं, और उसी पर सॉल्व करना है। 50 क्वेश्चन का सेट है, वो आपके व्हाट्सएप पर चला जाएगा 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। ऑनलाइन वाले लोग भी, जो लोग जुड़ चुके हैं, आपके ऑनलाइन ग्रुप में भी 50 क्वेश्चन का सेट जा रहा है। उसको आपको अगले 10 मिनट में सॉल्व करना है। लास्ट में हम आंसर मिलवाएंगे, तो बताना है कि किनका कितना नंबर जो है वो आया, ठीक है। ऑप्शन के साथ क्वेश्चन होगा। हाँ, नंबरिंग कर लीजिए, 1 से 50 तक नंबरिंग कर लीजिए कॉपी पे। निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, सारा प्रश्न बनाना है। चला गया ग्रुप में, जा रहा है, जा रहा है। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। चला गया ग्रुप में। चलिए, ग्रुप में चला गया। जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं होगा, वो लोग इस पे से भी देख के बना सकते हैं। देखिए, इंग्लिश वाले जितने लोग हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, लेकिन इंग्लिश में हो सकता है 1-2 जगह एरर हो। जैसे कुछ जगह पर एटीपी के जगह वाटर लिखा गया है, तो इंग्लिश हिंदी मिला करके पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। दोनों माध्यम में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन में बस कंफ्यूजन हो सकता है। 48 क्वेश्चन ठीक है, बस 2 क्वेश्चन नहीं गया ग्रुप में। हाँ, यही तो है। आप लोग सारे ग्रुप में नहीं हैं? कितने लोगों के मोबाइल में नहीं गया है? अच्छा, ठीक है, हम भेज रहे हैं। ग्रुप का क्या नाम है? ठीक है, बनाइए। कोई बात नहीं करेंगे, और अपना अपना बनाइएगा, किसी दूसरे के कॉपी में ताक झाक नहीं करिए, सीधे अपना बनाते चलिए। बात नहीं। बात नहीं करिए कोई। निगेटिव मार्किंग नहीं है, सारा प्रश्न बनाना है। टाइम 10 मिनट का।
क्वेश्चन ग्रुप में गया है आपके व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप पे है क्वेश्चन।
ये वाला बुक देखो।
चलिए कॉपी सारे लोग अपने बगल में एक्सचेंज कर लेंगे। किन्हीं का खुद का कॉपी उनके पास नहीं होगा, बिना बात किए हुए। और जो लोग लिख रहे होंगे उनका कॉपी जबरदस्ती छीन लो, ठीक है? चलो छीन लो, नहीं तो आपसे ज्यादा नंबर आ जाएगा। फिर बगल वाले का कॉपी छीन लो, अपने ही बेंच पर एक्सचेंज करिए जल्दी। ऑनलाइन वाले लोग, जो लोग जुड़े हुए हैं, आपको हम पूछेंगे कितना नंबर आया, तो लास्ट में बताइएगा किनका कितना आया है, ग्रुप में कमेंट करके। सभी का कमेंट मेरे तक आ रहा है, हम चेक कर लेंगे किनका कितना नंबर आया। हो गया? चलिए बातचीत बंद, चलिए बातचीत बंद करिए। कॉपी एक्सचेंज हो गया सभी का? किसका नहीं हुआ है भाई? देखो, जिसका नहीं हुआ है लिख रहे हो, बाद में चेक भी नहीं होगा कॉपी, हम स्पष्ट बता देते हैं। चलिए मिलाइए, बात नहीं यहां से, चलिए बात नहीं, सुनिए, बात नहीं, बार बार बोल रहे हैं। यहां से हम ऑप्शन बोलेंगे, बात नहीं है। यहां से ऑप्शन बोलेंगे, आप सही होगा तो सही टिक करिएगा, गलत होगा तो काट दीजिएगा, सुधारना नहीं है वहां। सही होगा तो सही टिक, गलत होगा तो काट दीजिएगा। किसी के मुंह से एक शब्द आवाज नहीं आएगा, नहीं तो आंसर मिलवाएंगे नहीं, सीधा पढ़ा के क्लास ओवर कर देंगे अगर आवाज आया तो, ठीक है? चलिए बात नहीं, देखो अभी भी आवाज आ रहा है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट रहना चाहिए, ना तो हम रियल में बता रहे हैं, आंसर एक भी नहीं मिलवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, बी ग्रासनली बी। क्वेश्चन नंबर 4 का डी, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 6 का डी, लार में। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, अम्लीय तरल पदार्थ। प्रश्न संख्या 8, 8 का हो जाएगा सी, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 9 का ए, यकृत में। क्वेश्चन नंबर 10 का डी, ग्लूकोज ऑक्सीजन दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 का डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 12 का ए, रेनिन। फिर बात हो रहा है, ए पीछे अपना अपना कॉपी जो हाथ में है वो चेक करिए, बगल वाले का नहीं देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 का सी, सी। क्वेश्चन नंबर 14 का बी, प्रकाश संश्लेषण, बी। क्वेश्चन नंबर 15 का बी, ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 16 का सी, 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17 का बी, जल से, 17 बी। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आपका डी, पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा सी, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा डी, 4 प्रकार। क्वेश्चन नंबर, हाँ डी 4 प्रकार। 19 का नहीं पता हमको, एक बार बोलेंगे, दोबारा नहीं सुना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 का सी, 1 2 3, 21 सी। क्वेश्चन नंबर 22 का सी, 22 सी। क्वेश्चन नंबर 23 डी, एटीपी, 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा ए, लैरिंग्स, ए, 24 ए। क्वेश्चन नंबर 25 का बी, ब्रोंकाई, बी, बी ब्रोंकाई। क्वेश्चन नंबर 26 का डी, 12, 26 का डी, 12। क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा बी, 3800 से 4000 ml। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा ए, 500 ml। क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा बी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बी। 30 का हो जाएगा ए, 2 ATP। 31 का हो जाएगा बी, अल्कोहल, CO2 ATP, बी, 31 बी।
32 का हो जाएगा बी, श्वेत रक्त कण, व्हाइट ब्लड सेल, 32 बी हो गया। 33 का लिखेंगे डी, वायु प्रकोष्ठ, 33 डी। क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा, 34 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा बी, लैक्टिक अम्ल, 35 बी, लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा बी, 15 से 18 प्रति मिनट, बी, 36 बी। क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा ए, रसाकर्षण, एसेंट ऑफ सैप, 37 ए। 38 का हो जाएगा ए, पत्ता, 38 ए। क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा बी, सक्रिय परागमन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, 39 बी। 40 का हो जाएगा बी, आर्थ्रोपोडा, 40 बी। क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा सी, दोनों, सी। क्वेश्चन नंबर 42 से हो जाएगा, 42 हो जाएगा बी, जड़ से तना की ओर, बी। क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा आपका सी, दोनों दिशाओं में, 43 का सी। क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा सी, न्यूट्रोफिल, सी, न्यूट्रोफिल। ठीक है। 45 का हो जाएगा सी, थ्रोम्ब्रोसाइट, सी, 45 सी। 46 का हो जाएगा सी, लिम्फोसाइट, 46 सी। क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा ए, 120 mmHg, ए। 48 का हो जाएगा सी, पत्ता, 48 सी। 49 का हो जाएगा डी, द्वार कोशिका की, गार्ड सेल, 49 डी। 50 का हो जाएगा ए, उत्सर्जन, 50 ए। अब जितना सही हुआ है उतना नंबर लिख दीजिए बटा 50 काउंट करके। चलिए काउंट हो गया। 45 से 50 के बीच में कितने लोगों का है? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। 45 से 50 के बीच एक भी नहीं। 40 से 45 के बीच 3 4 लोग हैं। चलिए नंबर से देख लेते हैं। अब 45 की निगाह, 44, 43, 42, 41। 41 में 2 लोग हैं, ठीक है। 41 में 2 लोग हैं, ठीक है। 40 में 1, आपका भी 40 है, 40 में 1, ठीक है। 40 नंबर में 1 लोग। 39, 39 में 3 लोग हैं, ठीक है। हाईएस्ट 40। अभी जस्ट यह टेस्ट पिछले बैच में लिए थे तो उसमें हाईएस्ट गया था 49, एक गलत हुआ था। 49, आप में हाईएस्ट गया 41, तो सोच लो डिफरेंस कितना का है। 20 से कम वाले लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए ईमानदारी से। 20 से कम वाले लोग हम चेहरा पहचान ले एक बार, उन लोगों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा ना। 1 2 3, अब शर्मा रहे हो ईमानदारी से बताओ। 20 से कम, देखिए जितना को 5-6 लोग ही हैं 20 से कम में। कॉपी बगल वाला चेक किया है, वो बता देगा तो ज्यादा दिक्कत करेंगे हम, इसलिए आपसे हमने चेक नहीं कराया। क्या कारण था आपका नंबर कम होने का? नहीं, उनका पीछे जो है थोड़ा तेज बताइए। हिंदी भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आता आपको? हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ था भाई मेरे, तब परीक्षाओं में दिक्कत होगा आपको। क्वेश्चन कैसे पूछा जाए? हिंदी इंग्लिश बेकार की आप बहाना बना रहे हैं।
नहीं, बेकार का बहाना बना रहे हैं। हिंदी इंग्लिश में कहां लिखा हुआ है? हिंदी शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। ये नॉनसेंस वाला बहाना है। चलिए पीछे बताइए। हाँ, लास्ट बेंच बताइए। अरे यार बोलो ना, लास्ट बेंच आप। हाँ बोलिए, तेज बोलो। क्लास छूटा हुआ है। आपका कितना नंबर है? 19। आपका 17। 42 बनाया था आपने। आपका जी बोलो, अब बोलना, नंबर बोलना भाई। 13 नंबर। हाँ 17। आप बताइए, पूरा क्लास किया फिर नंबर कम क्यों हुआ? आपने तो कंप्लीट बैच किया, हमको चेहरा याद है आपका। आप बताइए जी। 19। क्लास छूटा है क्या आपका? तो फिर क्यों नंबर कम हुआ? पढ़ते नहीं है? ये आपको पता है पढ़ते नहीं है, फिर भी नहीं पढ़ते हैं। जाइए आप लोग बालकोनी में जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें से जहां तक मुझे लग रहा है कि 45 क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट किताब का आपके नोट्स का था। 45 क्वेश्चन डायरेक्ट नोट्स का था। 5 क्वेश्चन जो बचा जो इधर उधर से आया था, 5 से ज्यादा नहीं होगा। और 100% क्वेश्चन आपके जो पीडीएफ मिला है आपको ग्रुप में उससे था। 100 में जो 50 क्वेश्चन जो थे ना वो पूरे के पूरे आपके नोट्स के थे, जो हिंदी मीडियम वाला और इंग्लिश मीडियम वाला आपको मिला है। यानी इसका मतलब आपने नोट्स भी नहीं पढ़ा है जो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिला है, आपने क्लास कॉपी भी नहीं पढ़ा है। अगर एक लाइन में कहें तो 25 के नीचे, 25 छोड़ो ना, 30 के नीचे, जितना आसान क्वेश्चन था 30 के नीचे जितने लोगों का आया है, महा फालतू रद्दी बकवास तैयारी है, बड़ा मुश्किल है। फिर देखिए ऑनलाइन में अच्छा गया है, ऑनलाइन में 49 गया है हाईएस्ट, बहुत बढ़िया। 48 गया है। झूठ नहीं ना बोल रहे हो जी? खुद ही चेक किया है। उससे क्या दिक्कत है? तो अच्छा है ना, मर जाए तो। दोस्त का बड़ी चिंता है आपको, अपना नहीं है। चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। पिछले दिन क्या पढ़ाए थे? लास्ट टॉपिक बाउंड्री पर ही है, 22 नंबर। बहुत कम तैयारी है। कितना है? 22। हाँ 23, 26, बहुत खराब नंबर है। चलिए बताइए चैप्टर का लास्ट क्या पढ़े थे? मस्तिष्क के 3 भाग हैं। पहला हेडिंग बनाइएगा, बारह और 15 को क्या बता दें क्या है क्वेश्चन? अब क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप क्लास के बाद हमसे मिल के पूछ लीजिएगा, बता दें। आप क्लास के बाद हमसे मिल लेना, अभी पढ़ा रहे हैं। अग्र मस्तिष्क हेडिंग बना लो। हेडिंग बना लो फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। इसमें लिखिएगा इसके 2 भाग हैं। आंसर ग्रुप में हम भिजवा देते हैं, आंसर ग्रुप में सेंड हो जाएगा। चलिए लिखिए, इसके 2 भाग हैं। इसके 2 भाग हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन। पहला लिखिएगा सेरिब्रम। पहला लिखेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम, इसमें डैश दे करके लिखिएगा यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा,
यह यादाश्त, बुद्धिमता, चतुराई, आईक्यू, बोलचाल, समझदारी इत्यादि का केंद्र है। इट इज द साइट ऑफ आईक्यू, साइट मतलब SITE, इट इज द साइट ऑफ आईक्यू, मेमोरी, स्पीच, क्लेवरनेस, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेना, प्रेम और घृणा, क्लेवरनेस, लव एंड हर्ट, घृणा इत्यादि का केंद्र है, इसका घृणा, इसका दूसरा पार्ट लिखिएगा डाइएनसेफेलॉन, दूसरा पॉइंट लिखिएगा डाइएनसेफेलॉन, हिंदी भी डाइएनसेफेलॉन ही, डायनसेफेलॉन, इसमें डैश दे करके लिखिएगा यह भूख प्यास और दर्द का केंद्र है। इट इज द साइट ऑफ हंगरनेस, थ्रस्ट एंड फिजिकल पेन। अब देखो अग्र मस्तिष्क का कितना भाग हुआ? 2 भाग। पहला भाग कौन सा? दूसरा भाग। तो जितना भी हम लोगों के ब्रेन का काम है सब कौन करता है? सेरिब्रम, अधिकांश का भाग। और ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट यही है, ठीक है। मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक जगह लेने वाला भाग जो है वो सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम किसका किसका केंद्र है? यादाश्त, बुद्धिमत्ता, चतुराई। अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो मस्तिष्क का कौन सा भाग एक्टिव है? सेरिब्रम एक्टिव है। बचपन से लेकर के अभी तक का जो मेमोरी मस्तिष्क में है, यादें हैं, वो सब किसके अंदर है? सेरिब्रम के अंदर है। किसी से प्रेम होता है तो किससे होता है? सेरिब्रम से होता है। हमको लगा बोलेगा दिल से होता है। दिल से प्रेम नहीं होता है। प्रेम किससे होता है? दिमाग से। किसी से नफरत होता है तो किससे होता है? दिमाग से। हार्ट केवल ब्लड पंपिंग ऑर्गन है, उसका कोई रिलेशन प्रेम से नहीं है, कोई रिलेशन घृणा से नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना तुम्हें दिल से प्रेम करते हैं, तो आज से क्या कहिएगा? तुम्हें दिमाग से प्रेम करते हैं, ठीक है। या फिर कहना हो तो कहिएगा तुम्हें दिल से बद्दुआ दे रहे हैं, बोलते हैं ना, तो बोलना तुम्हें दिमाग से बद्दुआ दे रहे हैं। क्योंकि दिल ना बद्दुआ देता है ना ही किसी से प्रेम करता है। दिल इतना मजबूत है कि कभी टूटता भी टूटता कौन है? सेरिब्रम टूटता है। दिल कार्डियक टिश्यू है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो हार्ट होना, किसी से प्रेम होना, किसी से घृणा होना, सब काम कौन करेगा? सेरिब्रम करेगा। सारा मेमोरी किसमें? सेरिब्रम में। बोलचाल का केंद्र कौन? सेरिब्रम। जो सोच रहे हैं उसका केंद्र कौन? सेरिब्रम। अभी तक का जो डेटा है उसमें सेरिब्रम का लोगों ने केवल 10% ही उपयोग में लाया है, और वो लाने वाले वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब, ठीक है। उनका मस्तिष्क का जांच किया गया उनके शरीर छोड़ने के बाद, तो पाया गया कि उनके सेरिब्रम में 10 अलग अलग लोब बने हुए थे। तो उनके बारे में कहा गया कि दुनिया का सबसे समझदार इंसान अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने मस्तिष्क का 10% हिस्सा उपयोग में लाया है। अब सोचिए वो 10% अगर वो लाए थे तो हम लोग माइनस में घुसे हुए हैं, -1%, -2%, है ना। कुछ कुछ समझदार लोग 1-1.5% वाले हैं, लेकिन उससे ज्यादा इस क्लासरूम में और हम लोगों में कोई नहीं है, ठीक है। 2-3% में हम लोग अटके हुए हैं। यानी ब्रेन कितना पावरफुल है। 10% आइंस्टीन ने यूज किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उन्होंने उस पर रिसर्च किया। तो उतना सारा रिसर्च किसका था? अल्बर्ट आइंस्टीन का। समय से बाहर जाकर के कल्पना कर रहे थे, एनर्जी के सहारे समय से बाहर जाएंगे, E = mc², एनर्जी का जो फॉर्मूला दिया। तो उतना जीनियस वैज्ञानिक। अब डिपेंड करता है कि जिस वैज्ञानिक का IQ ज्यादा शार्प है, या किसी भी व्यक्ति का IQ एंड मेमोरी दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। अब जरूरी नहीं कि आपका IQ बढ़िया है तो आपका मेमोरी अच्छा होगा ही होगा।
आइंस्टीन साहब की आईक्यू बहुत शानदार थी, पूरे जीवन काल में कभी कोई प्रयोगशाला उन्होंने नहीं बनाया, लैब नहीं बनवाया। उनका वो कलीग था, वो कहा कि सर हम लोग भी लैब बनवा लेते हैं, वहां आप रिसर्च करिएगा। तो कहे कि मेरे हाथ में बस कॉपी पेन चाहिए, हम कहीं पर भी अपने माइंड को फोकस कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, हमें किसी लैब की जरूरत नहीं है। तो आइंस्टीन इकलौते ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने जीवन में कोई लैब में नहीं बनवाया, कहीं पर भी कॉपी पेन से खुद को कॉन्सेंट्रेट कर लेते थे। तो आईक्यू क्या था, बहुत जबरदस्त था, शानदार था, लेकिन मेमोरी उतनी ही कमजोर थी। अपना ही रिसर्च जब जाते थे लोगों को बताने के लिए तो लिख करके ले जाते थे और पढ़ के बताते थे, खुद का किया हुआ रिसर्च उनको बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहता था। आई बात समझ में? तो मेमोरी और आईक्यू दोनों अलग अलग चीजें हैं। आईक्यू का मतलब आप कितने दूर तक सोच पा रहे हैं, आपका लेवल क्या, इंटेलिजेंस कोसेंट कहते हैं आईक्यू को। और मेमोरी का मतलब आपके दिमाग में कई जीबी का रैम है, करप्टेड वायरस वाला मेमोरी है या फ्रेश मेमोरी है, तो वो हो गया आईक्यू और मेमोरी, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, समझ गए? तो इतना सारा बुद्धिमानी, चतुराई, समझदारी, प्रेम, घृणा, इन सब का केंद्र कौन? सेरिब्रम। तो जो व्यक्ति जितना समझदार है उसका सेरिब्रम जो है वो उतना ही अधिक विकसित है। समझ गए? अब इस पर क्या करता है, सेरिब्रम बढ़ता किस चीज से है? बादाम खाने से बढ़ता है, बादाम खाने से बढ़ता है, बादाम का तेल माथा में लगाने से बढ़ेगा। बादाम घोर के एकदम पीस पास के लगा ले, छाप ले माथा पर, चानी पर, तो बढ़ जाएगा सेरिब्रम? नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कैसे बढ़ेगा सेरिब्रम? एक काम को बार बार प्रैक्टिस करने से। एक ही काम को बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तब जाकर के इसका ग्रोथ। और ये कंफर्ट जोन से, सबसे बड़ा इसका वीकनेस है कि ये कंफर्ट जोन से निकलने ही नहीं देगा इंसान को। ठीक है, रहेगा किसमें? कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। जो आप जिस परिवेश में बने हुए हैं उससे बाहर आपको नहीं जाने देगा। चल गए तो बड़ा अच्छा बात है। न्यूटन के साथ काम करने वाला एक कलीग था, वो न्यूटन के बराबर समझदार था, और कुछ मामलों में न्यूटन ने रिसर्च किया किस पर? ग्रेविटेशन पर। अब रिसर्च करने के बाद न्यूटन को वो थ्योरी बताने जाना था अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को, तो एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया। तो न्यूटन को उस समय चेहरे से कोई नहीं पहचानता था कि यही न्यूटन है, फोटो वगैरह का जमाना था नहीं। तो न्यूटन ने फ्लाइट पकड़ा और अपने कलीग के साथ, कलीग कौन था? उन्हीं का स्टूडेंट था, उनके अंडर में पीएचडी कर रहा था। न्यूटन उसके साथ जा रहे थे, तो रास्ते में प्लेन में न्यूटन को क्या हो गया? तेज बुखार हो गया। तेज बुखार हो गया न्यूटन को, तो उन्होंने कहा अपने कलीग से कि भाई देखो अभी तो लेक्चर देने की स्थिति में हम नहीं है, तुम जाकर के लोगों को लेक्चर दे देना, समझा देना। वो कहा सर हम कैसे देंगे, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, और वो भी लेक्चर स्टूडेंट्स के बीच में नहीं है, प्रोफेसर लोगों के बीच में है, तो हम तो कुछ बता ही नहीं पाएंगे। न्यूटन ने पूछा कि क्या क्या जानते हो रिसर्च के दौरान? तो कहा कि लगभग तो रिसर्च हो रहा था तो आपके साथ में ही थे, लगभग सारी चीजें जानते हैं। बोले टेंशन मत लो, जाकर के बता देना। फिर ये कहा कि जब क्रॉस क्वेश्चन उधर से आएगा तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे? मैंने फिजिक्स पढ़ा दिया, न्यूमेरिकल्स उधर से आया तो कैसे बनाएंगे? तो न्यूटन ने कहा दवाई हम खा लेते हैं, 2 घंटे बाद हम ठीक हो जाएंगे, तो आकर के उसके बाद हम देख लेंगे, 2 घंटा तुम उसको मैनेज कर लेना। फ्लाइट लैंड किया, न्यूटन चले गए दवा खा के आराम करने, और उनका जो कलीग था वो एकदम न्यूटन का कोट टाई लगा लिया उतार के, और चढ़ा एकदम दौड़ते हुए स्टेज पर। सारे लोग खड़े होकर के उसका अभिवादन किए कि भाई न्यूटन से का दर्शन हो रहा है, इतना जीनियस वैज्ञानिक है। ताली बजा करके उसका स्वागत किया गया न्यूटन साहब का। सब न्यूटन उसी को समझते। 2 घंटा गर्दा उड़ा दिया एकदम लेक्चर देकर, सब लोग खूब खुश था, न्यूटन इतना जीनियस है, इतना जीनियस है। 2 घंटा का लेक्चर खत्म हुआ, जितना इसको ज्ञान था सारा खत्म हो गया। अब एक प्रोफेसर था, वो हाथ उठाया पीछे से कि भाई हमको क्रॉस क्वेश्चन पूछना है। तो बोला देखो 2 घंटा से लेक्चर दे रहे हैं, थक गए हैं, तुम्हारे इस नॉनसेंस क्वेश्चन का जवाब जो है वो मेरा चपरासी देगा, उसको भेज रहे हैं। भागा वहां से दौड़ के, तब तक बेचारे न्यूटन आ गए, और न्यूटन आकर के चपरासी बन के उसका न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन जो था वो सॉल्व किया। तो न्यूटन के साथ रहने वाला व्यक्ति भी क्या था? न्यूटन था। तो लगातार न्यूटन इतना उसको परेशान किए रहते थे, उसको इतना थेसिस में इंगेज किए रहते थे, न्यूटन के बराबर समझदार हो गया था। तो ग्रुपिंग एक बहुत बड़ा मैटर है कि किस परिवेश में रहते हैं। अमेरिका का बच्चा पैदा हो गया, उसको कोई ग्रामर पढ़ाने जाता है, ऐसे ही अंग्रेजी बोलता है ना। जैसे परिवेश में हम लोग रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों का माइंड का डिजाइन हो जाता है। तो माइंड और ब्रेन बोथ आर डिफरेंट थिंग। माइंड जो हो गया वो क्या हो गया? सॉफ्टवेयर, और जो हम लोग ब्रेन पढ़ रहे हैं ये क्या हो गया? हार्डवेयर। जैसे कंप्यूटर में लैपटॉप का जो डब्बा है वो हार्डवेयर है, उसके अंदर विंडोज जो ऑपरेट करते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ब्रेन और माइंड दोनों अलग अलग चीजें हैं। ब्रेन के अंदर कौन काम कर रहा है? माइंड काम कर रहा है। जैसे ब्रेन के 3 स्तर हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मन के भी कितने भाग है? 3 भाग है। मन के 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है कॉन्शियस माइंड, जिसको चेतन मन कहते हैं। दूसरा सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। और तीसरा सुपर कॉन्शियस माइंड, अति चेतन मन।
तो मन के भी 3 स्तर हैं। इसमें सबसे कमजोर जो मन है वो कौन सा है? चेतन मन, जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। अभी हम लोग जिस मन से काम कर रहे हैं ना, यह मन का सबसे कमजोर रूप है। चेतन मन जगे हुए अवस्था में यही काम करता है। इसमें आप समझदारी ये सारा काम कर लोगे, लेकिन जहां पर बात आएगी विल पावर की, तो इंसान का विल पावर कौन डेवलप करता है? अवचेतन मन। और अवचेतन मन हमेशा एक्टिव नहीं रहता। कुछ माइंड, जैसे नींद में आप सोए हुए हो, मस्तिष्क के मन के किस भाग से सोते हो? अवचेतन मन से सोते हो। तो अवचेतन मन उस समय एक्टिव रहता है। कलाम साहब ने किताब लिखी है विंग्स ऑफ फायर, उस किताब को पढ़ेंगे, अग्नि की उड़ान। उसमें अवचेतन मन की शक्ति का बहुत ज्यादा जिक्र किया है उन्होंने उसमें लिखा है कि जो एम्बिशन है उस एम्बिशन को बार बार केवल याद करते रहो, केवल याद करते रहो, और बार बार याद करने से वो आपके सब कॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाएगा। और जिसको आप, जो चीज आपका सब कॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन गया, वो आपके बॉडी से आपका मन जो है वो जबरदस्ती करा लेगा। एग्जाम्पल से बता रहे हैं, जैसे मान लो नॉर्मली आपको सुबह सो करके उठने का जो समय है वो आप सुबह में ज्यादा लेट उठते हैं, मान लीजिए 8 बजे आप उठते हैं, रात में सोते कितने बजे? 10 से 11 बजे सो जाते हैं। अब किसी दिन आपको ट्रेन पकड़ना है, सुबह में एकदम 4 बजे का ट्रेन है, रात में सोने गए आप, बज गया 12, अलार्म लगाया 3 बजे का, ठीक है? तो 12 से 3 के बीच में अब आपको 3 बजे जगना है, 3 घंटे की नींद लेनी है। उस बीच में पाओगे कि 3 बार 4 बार आपका नींद खुलेगा बिना अलार्म का, और बार बार घड़ी देखोगे कहीं एएम की जगह पीएम तो नहीं लगा दिए हैं, बज क्यों नहीं रहा है, ठीक है? तो उस समय आपने सोते समय अपने किस मन को इंस्ट्रक्ट किया था? अवचेतन मन को। अचेतन नहीं, अवचेतन। अचेतन माने बेहोश होता है, अवचेतन बोल रहे हैं, सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है? तो आपने क्या किया है? सब कॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्ट किया है। तो सब कॉन्शियस माइंड जब नींद में आप जाने वाले, जिसको कहते हैं ना भंगुआइल हैं, तो भंगुआया मतलब अचेतन मन एक्टिव है। और उस समय आप बार बार अगर किसी चीज को सोच रहे हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिक आपको वो काम करा लेगा। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, रात में जिस चीज को सोचते हुए आप सोच रहे हैं, उस चीज का सपना आपको रात में आपका मन दिखाना शुरू कर देता है। ये अवचेतन मन की ताकत है। तो पावरफुल माइंड कौन? अवचेतन। अचेतन से भी पावरफुल माइंड कौन? अति चेतन। तो अति चेतन में जाएंगे तो वो कुछ लोगों का ही एक्टिव हुआ था, जिसमें कुछ लोग आते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद आते हैं, रामकृष्ण परमहंस आते हैं, महर्षि अरविंदो आते हैं। तो वो मन की सबसे उच्च शक्ति का नाम है, जिसमें लोग जिस स्पिरिचुअलिज्म में जाए, अध्यात्मवाद में जाए, तो उस मन का प्रयोग लोग करते हैं। तो वो तो खैर बहुत बाहर का चीज हो गया। तो अगर सब कॉन्शियस माइंड भी हम लोगों का ठीक ठाक काम करे तो विल पावर जो होगा, जिसको आत्मबल कहते हैं, वो व्यक्ति का क्या होता है? मजबूत होता है। तो ब्रेन के अंदर में क्या काम कर रहा है? मन काम कर रहा है, माइंड काम कर रहा है। माइंड के भी कितने हिस्से? 3, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। और ब्रेन का भी कितना? 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का 2 हिस्सा कौन कौन सा? सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। तो सेरिब्रम ये सब काम करेगा, डायनसेफेलॉन क्या काम करेगा? भूख का। जब भूख लगेगी तो मस्तिष्क का कौन सा भाग इंस्ट्रक्ट करेगा? डायनसेफेलॉन। प्यास लगेगा तो डायनसेफेलॉन इंस्ट्रक्ट करेगा। शारीरिक कष्ट, मैंने लिखाया है फिजिकल पेन, नॉट मेंटल पेन। अब आप डिप्रेशन में है तो वो अलग पेन है, आप एंजाइटी में है तो वो अलग पेन है। फिजिकल पेन का मतलब कोई कलम से खोद दिया, कांटी हल गया, या फिर कोई शरीर पर जख्म हो गया, ये सब कैसा पेन है? फिजिकल पेन। तो इसको भी कौन बताता है? डायनसेफेलॉन बताता है। डायनसेफेलॉन को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो फिजिकल पेन का इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ेगा ही नहीं। प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, ठीक है, दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उनके हाथ में एक जख्म हो गया था, घाव हो गया था, तो गए सर्जरी कराने के लिए। सर्जरी कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि सर एनेस्थेसिया दे देते हैं, जिससे आपको दर्द कम होगा, या फिर आपको कुछ देर के लिए बेहोश करते हैं, फिर सर्जरी हम लोग कर लेंगे। उन्होंने कहा कि वो सब कुछ नहीं करना, बिना एनेस्थेसिया, बिना सर्जरी का ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर कहा सर पॉसिबल कैसे है? बहुत ज्यादा दर्द होगा आपको। बोले उसका चिंता मत करो, सर्जरी कर दो। तो भाई प्रधानमंत्री थे, आदेश कैसे नहीं मानेगा वो डॉक्टर? माना आदेश। शास्त्री जी ने कहा कि ऑपरेशन तुम करना, तब तक मेरे लिए गीता की किताब लाओ, हम गीता पढ़ेंगे। गीता उनके लिए लाया गया, शास्त्री जी गीता पढ़ने लगे और डॉक्टर ने उनका हाथ का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। पूरे ऑपरेशन के दौरान उनके चेहरे पर दर्द का नामो निशान भी नहीं दिखाई दिया, सिकन भी दिखाई नहीं दिया। मतलब डायनसेफेलॉन से रिफ्लेक्ट एक्शन जो आने वाला था वो इफेक्टर तक नहीं आ रहा था। तो मन का इतना ताकत होता है। कैरी फोर्ड नाम सुने होंगे। कैरी फोर्ड जो था वो, उसको बचपन में ही कैंसर हो गया। तो बचपन में कैंसर हो गया पैर का, पूरे बॉडी का कैंसर था, तो उसको उसका एक पैर काटना पड़ गया। और डॉक्टरों ने कहा ज्यादा दिन नहीं जियोगे, 3 महीने मैक्सिमम तुम जो हो वो जियोगे। कैरी फोर्ड कहा कि
3 महीने जिएंगे तो कुछ करके जाना चाहिए। एक पैर पर उसने दौड़ना शुरू किया था कैरीफोर्ड ने। अब एक पैर पर उसने पूरा का पूरा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें कई सारे उस जिस लोकल जगह का नाम था, अब एग्जैक्टली उसने कितना दौड़ा था वो हमें याद नहीं आ रहा है। उसने दौड़ना शुरू किया और दौड़ने से लोग इंस्पायर होकर के इतना उसको पैसा देना शुरू किए कि अफ्रीका में कई सारे कैंसर हॉस्पिटल जो है उसके नाम पर बनाए गए, कैरीफोर्ड के नाम पर बनाए गए। समझ रहे? तो एक पैर पर दौड़ना शुरू किया। बाद में पता चला कि कैंसर का सेल उसके शरीर में बहुत कम हो गया था, तो जो 3 महीना में वो मरने वाला था उसकी मृत्यु 8 से 10 महीने बाद हुई थी। यानी मन के सहारे जो भी चीज है वो क्या करा जा सकता है, पॉसिबल किया जा सकता है। तो मन और मस्तिष्क, मस्तिष्क थोड़ा कम भी हो, मन जो है वो मजबूत। अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे थे, भारत के ही वैज्ञानिक, भारत नहीं, इनका क्या नाम था, जिन्हें चेयर पर रहते थे, स्टीफन हॉकिंस। अभी कुछ दिन पहले ही ना उनका देहांत हुआ। स्टीफन हॉकिंस हमेशा कहाँ रहते थे? चेयर पर। शरीर का कोई पार्ट काम करता था उनका? कोई पार्ट काम नहीं करता था। हाथ पैर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, एकदम पैरालाइज्ड था बॉडी, फिर भी मन कितना पावरफुल था। कई सारा रिसर्च उनका है स्टीफन हॉकिंस का, पढ़िएगा तो क्या ताकत था? मन का ताकत था। तो शरीर से आप गेंडा हैं, शरीर से आप पतले दुबले हैं, क्या है इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पावर किसका है? मन का। ठीक है, तो सेरिब्रम याद हो गया। सेरिब्रम किसका काम? बुद्धिमत्ता, चतुराई, आईक्यू, बोलचाल सबका। डाइएनसेफेलॉन भूख प्यास दर्द का केंद्र। दूसरा लिखेंगे मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। सेकंड लिखेंगे मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। इसमें लिखिएगा यह देखने और सुनने का केंद्र है, देखने और सुनने का केंद्र है। इट इज साइट ऑफ विजन एंड हियरिंग, इट इज साइट ऑफ विजन एंड हियरिंग। देखने और सुनने का केंद्र कौन? मध्य मस्तिष्क। तीसरा लिखेंगे हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। तीसरा लिखेंगे हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में लिखिएगा इस, नहीं मध्य के कोई भाग नहीं है। पश्च मस्तिष्क में लिखिएगा इसके 2 भाग हैं। पश्च मस्तिष्क में लिखेंगे इसके 2 भाग हैं। पहला, हिंड ब्रेन हैव 2 पार्ट्स। पहला सेरिब्रम, सेरिबेलम, पहला लिखिएगा सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम हो गया। इसमें डैश देकर के लिखिएगा यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा यह मांसपेशीय गति को, मांसपेशीय गति को नियंत्रित करने का कार्य, नियंत्रित करने का कार्य करता है। इट कंट्रोल मस्कुलर एक्टिविटी, इट कंट्रोल्स मस्कुलर एक्टिविटीज। यह मांसपेशीय गति को नियंत्रित करने का कार्य करता है तथा कान के मध्य भाग से, कान के मध्य भाग से संवेदना को ग्रहण करता है। कान के मध्य भाग से संवेदना को ग्रहण करता है। इट टेक्स, कॉमा देखे, इट टेक्स स्टिमुलाई फ्रॉम, STIMULI, स्टिमुलाई फ्रॉम मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर, मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, देखिए सेरिबेलम जो हो गया यह मस्तिष्क का कैसा भाग है? सबसे बड़ा कौन था? सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिब्रम सबसे बड़ा, सेरिबेलम सबसे छोटा। ठीक है, अब सेरिबेलम का एक ही काम है, क्या काम करना? मांसपेशीय गति को नियंत्रित करना। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कोई व्यक्ति यदि लिक्वर पी लेता है तो लिक्वर पीने के बाद मस्तिष्क का कौन सा पार्ट का फंक्शन डिस्टर्बेड हो जाएगा? सेरिबेलम। मांसपेशीय गति से नियंत्रण खत्म हो जाएगा ना। अब जैसे हम लोग सड़क पर चल रहे हैं,
कई बार शतरंज जैसा फर्श होता है तो कूद कूद के चलते हैं, खाली काले वाले पर पैर पड़ेगा, होता है ना। तो जहां पर आप पैर रखना चाह रहे हैं वहीं पर पैर रखा रहा है, तो कौन करवा रहा है ये काम? सेरिबेलम। अब सेरिबेलम आपके बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। पोस्चर मेंटेन मतलब हम सीधे खड़े हैं, अगर ऐसे खड़े हो गए तो पता चल रहा है ना कि तिरछे खड़े हैं, तो कौन बता रहा है? सेरिबेलम बता रहा है। तो बॉडी के पोस्चर को क्या करता है? मेंटेन करता है। और बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए सहायता किसका लेगा? कान के बाहरी भाग का। इसको कर्ण पल्लव हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में इसको पिन्ना कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं पिन्ना, PINNA, कान के मध्य भाग को, और हिंदी में कहते हैं कर्ण पल्लव। ये बाहर का जो भाग है ये क्या काम करता है? बॉडी को बैलेंस करता है। हम लोगों में बॉडी को यही बैलेंस करता है, बंदर में यही काम उसका पूंछ करता है, समझ गए। बंदर को देखिएगा जब कभी भी पेड़ पर बैठेगा तो पूंछ नीचे लटका के बैठता है, उसके बॉडी का वो क्या है? बैलेंसिंग ऑर्गन है। हम लोगों का बैलेंसिंग ऑर्गन कौन है? पिन्ना, ठीक है। इसके अंदर में बैलेंसिंग फ्लूइड भरा रहता है। यहां पर सी शेप एक कप है और उस कप के अंदर में एक बैलेंसिंग फ्लूइड है जो शरीर के पोस्चर को नियंत्रित रखता है, समझ गए। तो यह मांसपेशीय गति को क्या करेगा? नियंत्रित रखेगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा पार्ट लिखिएगा सेरिबेलम के बाद, मेडुला ऑब्लेंगाटा। मेडुला ऑब्लेंगाटा, अंग्रेजी में भी वही कहेंगे, MEDULLA, ऑब्लेंगाटा, OBLENGATA, मेडुला ऑब्लेंगाटा। इसमें डैश दे करके लिखिएगा। यह श्वसन गति को नियंत्रित करता है तथा यह उल्टी एवं निगरण माने भोजन निगलते हैं, ठीक है। उल्टी और निगरण का केंद्र है, उल्टी और निगरण का केंद्र है। इंग्लिश वाले लोग लिख लेंगे, इट मेंटेन द रेट ऑफ रेस्पायरेशन, इट मेंटेन द रेट ऑफ रेस्पायरेशन एंड कंट्रोल vomiting and in taking food through esophagus, आपको ईसोफेगस याद है? ईसोफेगस में हमने इपीग्लॉटिस बताया था, याद है? नहीं बताए थे? पाचन तंत्र में बताए थे ना, यहां विंड पाइप और फुंड पाइप दोनों को बंद कौन करता है? एपिग्लॉटिस। तो उस एपिग्लॉटिस को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लेंगाटा, ठीक है। तो उल्टी और निगरण का केंद्र कौन? मेडुला ऑब्लेंगाटा। 1 मिनट में हम लोग जो 15 से 17 बार सांस लेते हैं, 1 मिनट में कितना सांस लेते हैं? 15 से 17 बार कि 72 बार? 72 बार हृदय की धड़कन है। सांस कितना बार लेते हैं? छोटा बच्चा सांस हम लोगों से ज्यादा लेता है, कम लेता है? ज्यादा लेता है, 18 से 20 बार तक, या कई जगह मिलेगा आपको 22 से 25 बार। अब फेफड़ा उस सबका छोटा छोटा होता है, दुख 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 करते रहता है, तो सब 25 पर। हाँ, अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम में चला जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो बच्चा क्या करता है, जब उसका लंग्स छोटा छोटा होता है इसलिए उसमें रेट ऑफ रेस्पायरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। बूढ़े लोगों में रेट ऑफ रेस्पायरेशन कम होगा, ठीक है। तो इसका काम क्या है? रेट ऑफ रेस्पायरेशन को भी मेंटेन करेगा। कई बार आप देखते होंगे लोग बच्चों को हवा में फेंक फेंक के खिलाते हैं। छोटा बच्चा है उसको लोग क्या करता है? हवा में फेंकता है, फिर लोक लेता है, कैच कर लेता है। आधुनिक माता पिता अपने बच्चों को ऐसे ही खिला रहे हैं, हवा में फेंकते हैं, कैच कर लेते हैं, हवा में फेंके कैच। बच्चों को खुश होता है कि हम हवा में कूद रहे हैं। अब कई बार ऐसा होता है फेंक दिए, कैचे नहीं हुआ क्या हो जाता है? नीचे आता है, होता है ना कि लोग कई नहीं किया तो कहाँ गया? नीचे। अब नीचे आएगा तो देखिए एक कायदे करता है, कायदे करेगा तो उसका सांस लंबा टान लेता है, एकदम सांसें नहीं ले पाता है। फिर उसके पीठ पर ठोका जाता है, अरे बबुआ सांस ले, जल्दी सांस ले, किया जाता है ना। तो उस समय स्टिमुलेशन कहाँ पहुंच जाता है? उसके मेडुला पर। अब मेडुला पर स्टिमुलेशन जाने का मतलब श्वसन दर जो होगा उसका बिगड़ जाएगा, समझ गया। तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन डैमेज हो जाएगा। दूसरा ये क्या काम करेगा? उल्टी और निगरण का केंद्र है। ये कौन करेगा? मेडुला ऑब्लेंगाटा। ब्रेन में कोई दिक्कत अब नहीं।
चलिए अगला एक पॉइंट लिखिएगा इसी में, नोट में एक पॉइंट लिखिएगा। नोट में लिखिएगा EEG, ब्रैकेट में लिखिएगा कार्डियो है जी, इंसेफेलोग्राफ EEG, इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राफ। अब इसका हिंदी जो बोलता है तो इलाज करते हैं अभी अच्छा हुआ नहीं बोला था। इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राफ EEG, मशीन का प्रयोग मस्तिष्कीय तरंग के परीक्षण में, मशीन का प्रयोग मस्तिष्कीय तरंगों के परीक्षण में किया जाता है। EEG इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, मस्तिष्कीय तरंगों के परीक्षण में किया जाता है। EEG इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड in diagnosis of brain। देखो एक होता है EEG होता है और दूसरा होता है ECG। तो ECG हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो EEG रहे तो समझ जाइएगा ब्रेन और ECG रहे तो हार्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यह किसके लिए होता है? हार्ट के लिए। हृदय में कोई गड़बड़ी देखते हैं ना, जो सिनेमा में दिखाता है ऐसे ऐसे हार्ट चलता रहता है टीवी में, तो ये चल रहा है वही मशीन कौन है? EEG। तो हृदय की गति देखने के लिए EEG और मस्तिष्क की गति देखने के लिए EEG, याद रहेगा दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा लिखेंगे मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। हेडिंग बनाएंगे मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। इसमें डैश दे करके लिखिएगा यह प्रतिवर्ती क्रिया, ब्रैकेट में लिखिएगा रिफ्लेक्स एक्शन, REFLEX, रिफ्लेक्स एक्शन ACTION, ब्रैकेट बंद, का केंद्र है जिसमें नियंत्रण मस्तिष्क का नहीं बल्कि मेरु रज्जु का होता है। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे इट इज द साइट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इन विच स्पाइनल कॉर्ड टेक्स डिसीजन, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन कुछ एक्शन में लेता है, नॉर्मल केस में कौन लेता है? ब्रेन लेता है। अब जैसे आप कुछ कहें, हम कुछ का आंसर दे रहे हैं, तो डिसीजन कौन ले रहा है? ब्रेन ले रहा है। सड़क पर चल रहे हैं, डिसीजन कौन ले रहा है? ब्रेन ले रहा है। लेकिन कुछ ऐसे एक्शन होते हैं, जैसे अब आप किसी अपने मित्र के यहाँ गए और डेली पहुंच जा रहे हैं, वो आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है, ठीक है, कि ये हमारे यहाँ नहीं आए, तो नॉर्मल दिनों में आपको चीनी मिट्टी के कप में चाय पीने के लिए दे रहा है। अब इस बार आप गए तो लोहा के कप में चाय दे दिया पीने के लिए, तो लोहा के कप में गर्म चाय दे दिया, उसका हैंडल पकड़ोगे उंगली जल जाएगा, तुरंत प्लेट छोड़ दोगे। और गलती से लोल में सटा दिए तो अगले दिन लोल पुआ बन जाएगा, अरे ना, लोल इतना बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही गर्म प्लेट स्पर्श करिएगा, प्लेट हाथ से क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। ये कौन सा एक्शन है? रिफ्लेक्स एक्शन। कल हमने कहा था, वो आयरन वाला एग्जाम्पल दिया था, आयरन सटा दिया हाथ में, कौन सा एक्शन है? रिफ्लेक्स एक्शन। बाइक चला रहे, आंखों के सामने अचानक से कीड़ा आ गया, आंख बंद हो जाएगा, क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। तो वैसी क्रिया जिसमें डिसीजन मस्तिष्क नहीं लेता है, स्पाइनल कॉर्ड लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, याद रहेगा। अब नॉर्मल केस में क्या होता है वो समझिएगा, अभी लिखना नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैसेज किसके पास आता है? रिसेप्टर के पास।
रिसेप्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्राही। मतलब आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। सबसे पहले मैसेज इसी के पास आएगा, तो इसको रिसेप्टर भी कह सकते हैं, सेंस ऑर्गन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, रिसेप्टर उस मैसेज को किसको देता है? न्यूरॉन को। न्यूरॉन कल हम पढ़े थे ना हम लोग। न्यूरॉन के किस भाग को देगा? डेंड्राइट्स को। न्यूरॉन के किस भाग को देगा? पहले मैसेज रिसीव किया रिसेप्टर, दिया किसे? न्यूरॉन। न्यूरॉन के किस भाग को? डेंड्राइट्स को। अब डेंड्राइट्स किसे देगा? न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस उसे किस में बदलेगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स, बताए थे ना, विद्युतीय तरंग के रूप में। ठीक है, अब न्यूरॉन से यह मैसेज किसके पास जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु के पास जाएगा। फिर स्पाइनल कॉर्ड से किसके पास जाएगा? ब्रेन के पास। तो नॉर्मल वे में ये काम चलता है। अब यहां से रिसेप्टर से न्यूरॉन, न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, किस रूप में मैसेज जा रहा है? तो याद रखना है इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी विद्युतीय तरंग के रूप में जा रहा है। ठीक है, कौन लेकर के जा रहा है? तो जो लेकर के जा रहा है उसको बोलते हैं सेंसरी नर्व, सेंसरी तंत्रिका। ठीक है, अब ब्रेन क्या करेगा? डिसीजन देगा कि करना क्या है। तो ब्रेन का डिसीजन किसके पास आया? स्पाइनल कॉर्ड से, न्यूरॉन से। अब इस रिसेप्टर को हम लोग इफेक्टर कह सकते हैं। इफेक्टर मतलब प्रभावी। ठीक है, जो प्रभावित हुआ उस डिसीजन से, रिसेप्टर क्या बन गया? इफेक्टर। तो याद रखना है सेंस ऑर्गन से जो मैसेज ब्रेन के रूप में जाता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में, और ब्रेन का जो डिसीजन आता है वह मैग्नेटिक इंपल्स के रूप में। किसमें आएगा? मैग्नेटिक इंपल्स के रूप में, यानी चुंबकीय तरंग के रूप में आएगा। तभी तो ईईजी मशीन काम कर पाता है। ठीक है, कौन लेकर के आता है? तो जो नर्व लेकर के आता है, नर्व का नाम है मोटर नर्व। परीक्षा में क्वेश्चन लगातार आएगा यहां से, मोटर नर्व। क्वेश्चन आएगा कि ब्रेन का डिसीजन इफेक्टर तक कौन लेके आएगा? मोटर नर्व। इफ रिसेप्टर से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेकर के कौन जाएगा? सेंसरी नर्व। ब्रेन से जो डिसीजन आएगा वो किस इंपल्स के रूप में? मैग्नेटिक इंपल्स। सेंस ऑर्गन से ब्रेन के पास जो इंपल्स जाएगा किस रूप में? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। समझ में आया बात? इसको लिख लीजिए। हिंदी किसका हिंदी करे बताओ? बताया तो, मैग्नेटिक इंपल्स, चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, विद्युतीय तरंग। वही आप लिख लीजिए, सब काम हम ही कर दें। नॉर्मल हम लोग घरों में भी देखते हैं ना कि जैसे टंकी में पानी जाता है तो मोटर से टंकी में पानी जाता है तो उसका पाइप अलग रहता है, और टंकी से जब पानी आएगा नल में तो उसका पाइप क्या रहता है? अलग अलग रहता है। वैसे ही जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर के जाए वो सेंसरी नर्व है, और जो ब्रेन से डिसीजन लेके आए वो मोटर नर्व है। तो दोनों यहां पर अलग अलग होंगे। आगे बढ़ा जाए। अब देखो, यही रिफ्लेक्स एक्शन अगर बन जाएगा तो केवल वहां से हम लोग क्या मिटा देंगे? ब्रेन। ब्रेन मिटा देंगे, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। क्या रिफ्लेक्स एक्शन में कौन डिसीजन ले रहा है? स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। तो ब्रेन हट जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड लेगा। ठीक है, तो हमेशा रिफ्लेक्स एक्शन कब? जब इमीडिएट डिसीजन चाहिए और वहां विकल्प ना हो। एक ही चीज, अब गर्म प्लेट छुए हो तो सोचने का क्या जरूरत है? हाथ हटाने के अलावा क्या विकल्प हो सकता है? कोई विकल्प नहीं, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन होगा।
कीड़ा आंख में घुसा तो नहीं ना लेंगे, आंख बंद करेंगे तो रिफ्लेक्सेशन होगा। चलिए अगला हेडिंग बनाइएगा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस, पारिधीय तंत्रिका तंत्र। कल हेडिंग बनाए थे ना, वही नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा था? 3। पहला क्या था? सीएनएस, दूसरा पीएनएस, तीसरा एएनएस। तो सीएनएस हो गया, अब क्या लिख रहे हैं? पीएनएस, पारिधीय तंत्रिका तंत्र। दो पॉइंट है इसमें, दोनों में लिख के खत्म करिए। पीएनएस हेडिंग बनाएंगे, पीएनएस, पारिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें डैश दे करके लिखिएगा। पीएनएस में यह तंत्रिकाओं के निकलने का केंद्र है। यह तंत्रिकाओं के निकलने का केंद्र है। इट इज द साइट ऑफ एराइजिंग नर्व्स। इट इज साइट ऑफ एराइजिंग नर्व्स। यह तंत्रिकाओं के निकलने का केंद्र है। एराइजिंग नर्व्स, एराइजिंग नर्व्स। अगला पॉइंट लिखिएगा, मानव शरीर में तंत्रिकाएं 2 स्थानों से निकलती हैं। मानव शरीर में तंत्रिकाएं 2 स्थानों से निकलती हैं। इन ह्यूमन बॉडी नर्व्स अराइज्ड फ्रॉम, इन ह्यूमन बॉडी नर्व्स अराइज्ड फ्रॉम 2 प्लेसेस। अराइज्ड फ्रॉम 2 प्लेसेस। मानव शरीर में तंत्रिकाएं 2 स्थानों से निकलती हैं। पहला, मानव शरीर में तंत्रिकाएं 2 स्थानों से निकलती हैं। पहला लिखिएगा ब्रेन, मस्तिष्क। पहला लिखिएगा ब्रेन, मस्तिष्क। कैसे देकर के इसमें लिखिएगा, इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं, इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं क्रेनियल, इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं क्रेनियल तंत्रिका, क्रेनियल तंत्रिका कहलाती है। द नर्व एराइज्ड फ्रॉम द ब्रेन, द नर्व्स एराइज्ड फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड cranial nerve, आर कॉल्ड cranial nerve। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनकी संख्या 12 जोड़े होती है। इनकी संख्या 12 जोड़े होती है। नंबर ऑफ cranial nerve इज 12 पेयर। नंबर ऑफ cranial nerve इज 12 पेयर। इनकी संख्या 12 जोड़े होती है। हो गया। दूसरा लिखिएगा स्पाइनल कॉर्ड। पहला ब्रेन था, दूसरा लिखेंगे स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु से अच्छा स्पाइनल कॉर्ड ही है ना बोलना, स्पाइनल कॉर्ड लिखिए। स्पाइनल कॉर्ड में डैश दे करके लिखिएगा, इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं, इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं स्पाइनल, स्पाइनल तंत्रिका, इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं स्पाइनल तंत्रिका कहलाती है। द नर्व्स एराइज्ड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, द नर्व्स अराइज्ड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व। इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं स्पाइनल तंत्रिका कहलाती है। इनकी संख्या, अगला पॉइंट, इनकी संख्या 31 जोड़ा, 31 पेयर, 31 जोड़ा होती है। द नंबर ऑफ cranial nerve इज 31 पेयर। सॉरी, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इज 31 पेयर, इज 31 पेयर। देखिए हम लोग के शरीर में नर्व्स कितने स्थानों से निकलेगा? 2। पहला कहां से निकलेगा? ब्रेन। दूसरा कहां से? स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन से निकलेगा तो कितना जोड़ा होता है? स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा तो 31 जोड़ा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये याद रखेंगे। मस्तिष्क से 12 जोड़ा तंत्रिका निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ा। और इन दोनों तंत्रिकाओं का अध्ययन नर्वस सिस्टम के किस भाग में? पीएनएस में किया जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट हेडिंग बनाइएगा एएनएस। लास्ट हेडिंग बनाएंगे एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। लास्ट का मतलब हम क्लास छोड़ नहीं रहे हैं, तो खुश होने की बहुत जरूरत नहीं है। एएनएस,
ANS, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। ANS मतलब स्वायत्तः तंत्रिका तंत्र। अब ANS ही लिखो ना, पूरा हिंदी लिखने का जरूरी है, पहले तो लिखा ही हुआ है। ANS में लिखिएगा यह अनैच्छिक क्रिया, ब्रैकेट में लिखिएगा इनवोलेंट्री, INVOLANTARY, फिर से नहीं बोलेंगे, इनवोलेंट्री एक्शन, ACTION ब्रैकेट बंद, का केंद्र है। इट इज साइट ऑफ इनवोलेंटरी एक्शन, इट इज साइट ऑफ इनवोलेंटरी एक्शन। हो गया। एग्जाम्पल में लिखिएगा स्नीजिंग मतलब छींक, स्नीजिंग हिंदी में कहते हैं छींक। दूसरा लिखिएगा कफिंग, COUGHING, कफिंग हिंदी में कहेंगे खांसी। तीसरा लिखिएगा शिवरिंग, SHEVERING, शिवरिंग मतलब ठंड से कांपना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा वोमिटिंग, उल्टी, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या, जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो देख के ही लग रहा है ना ANS, ऑटोनोमस, तो ऑटोनोमस माने ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करेगा। खत्म चैप्टर। अगला हेडिंग बनाइएगा हार्मोन। अगला हेडिंग बनाना हार्मोन, मानव हार्मोन। पादप हार्मोन हम लोग पढ़ लिए हैं, मानव हार्मोन हेडिंग बनाइएगा। क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्लास के बाद हम रहेंगे, पूछ लीजिएगा। आवाज नहीं आ रहा आपके यहां। मानव हार्मोन, ह्यूमन हार्मोन हो गया। प्लांट हार्मोन हम लोग पढ़े थे ना। ऑक्सीन क्या काम कर रहा था, ऑक्सीन पूछ रहे हैं। ऑक्सीन वृद्धिवर्धक हार्मोन कौन था, शीर्षस्थ भाग पर कौन पाया जा रहा था, सीड के डोरमेंसी को कौन तोड़ेगा, जिसको नहीं आ रहा है वो बैठ कर रहा है पीछे। अरे बोल के भाई बोलो, क्या तोड़ता है। जिब्रेलिन कौन तोड़ेगा, कोशिका विभाजन कौन करेगा, वृद्धि रोधक हार्मोन कौन है, किस हार्मोन के छिड़काव से पुराने पत्ते टूट के अलग हो जाएंगे, एब्सिसिक एसिड। फल पकाने वाला हार्मोन कौन है, एसिटिक एसिड। एथिलीन गैसीय अवस्था इसकी क्या कहलाएगी, फूलों को खिलने में मदद कौन करेगा, फ्लोरिसेंस कौन करेगा। उपादप हार्मोन था 6, बस 6 याद कर लीजिएगा टोटा टाइप के, उसके बाहर नहीं पूछेगा। चलिए हार्मोन हेडिंग बना लेंगे, मानव हार्मोन हेडिंग बना लीजिएगा, मानव हार्मोन। इसमें डैश दे करके लिखिएगा हार्मोन शब्द की उत्पत्ति हार्मोनिया से हुई है, इसका मतलब वृद्धि हेतु उद्दीपित करना है। टर्म हार्मोन क्वाइंड फ्रॉम, COINED, क्वाइंड फ्रॉम वर्ड हार्मोनिया, which means stimulate, STIMULATE, stimulate for growth। देखो एक इजिप्ट का वर्ड है, वर्ड कौन सा है, हार्मोनिया, ठीक है। हार्मोनिया वर्ड है, इस हार्मोनिया का मतलब होता है वृद्धि हेतु प्रेरित करना, ठीक है।
तो हार्मोन शब्द किससे आया है? हारमोनिया। हारमोनिया नहीं, हारमोनिया। हारमोनिया बजाने वाला होता है, ये क्या है? हारमोनिया। हारमोनिया का मतलब होता है स्टिमुलेट फॉर ग्रोथ। स्टिमुलेट का मतलब डिस्टर्ब करना। हार्मोन आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा कि आप में क्या हो? वृद्धि हो, आप में ग्रोथ हो। ठीक है, तो हार्मोन का काम क्या करना है? वृद्धि करना है। अगला पॉइंट लिखिएगा, मानव शरीर में निम्न ग्रंथियां हैं। मानव शरीर में निम्न ग्रंथियां हैं। फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी आर। फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी आर। फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी आर। अब देखिए ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन, ग्रंथियों का। ग्लैंड्स को हिंदी में कहेंगे ग्रंथि। इसके दो टाइप हैं, बेसिकली दो ही है, लेकिन हम लोग तीन देख लेते हैं। पहला लिखिएगा अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि, इंग्लिश में कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा बाह्यस्रावी। इसको कहेंगे एक्सोक्राइन। और तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि, इसको कहेंगे मिक्स्ड ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि में पहला पॉइंट लिखिएगा, ये नलिका विहीन होती हैं। These are ductless। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ये हार्मोन स्रावित करती हैं। These secrete हार्मोन। उदाहरण में लिखिएगा पीयूष ग्रंथि, अंग्रेजी नाम लिखिएगा प्यूटिटरी। इंग्लिश नाम भी लिखेंगे हिंदी वाले। पहला था। दूसरा लिखिएगा अवटु ग्रंथि। सेकंड लिखेंगे अवटु ग्रंथि, ब्रैकेट में लिखिएगा थायराइड। थायराइड ग्लैंड। तीसरा लिखिएगा परा अवटु। परा अवटु ग्रंथि, पारा थायराइड ग्लैंड। चौथा लिखिएगा अधिवृक्क। अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रीनल ग्लैंड। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन स्रावित करती हैं। इट सेक्रीट हार्मोन, दीज सेक्रीट हार्मोन या इट सेक्रीट हार्मोन, दोनों लिख सकते हैं। चलिए ये चार नाम आपने लिख लिया, लिख लीजिए, फिर आगे बोलते हैं। लास्ट में है अधिवृक्क ग्रंथि एड्रीनल ग्लैंड। अधिवृक्क एड्रीनल ग्लैंड।
पांचवा लिखेंगे अधिवृक्क के बाद पांचवा, यहां ऊपर लिख देते हैं। पांचवा लिखिएगा पीनियल ग्रंथि। पांचवा पीनियल ग्रंथि, इंग्लिश में कहेंगे PINEAL, पीनियल ग्लैंड। छठा लिखेंगे थायमस। थायमस ग्रंथि, इंग्लिश में कहेंगे THYMUS, थाइमस ग्लैंड। थायमस ग्लैंड हो गया, थायमस हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा सातवां में लिखिएगा वृषण, टेस्टिस। सातवां ग्रंथि लिखेंगे वृषण टेस्टिस, TESTIS, टेस्टिस हिंदी में कहते हैं वृषण, हो गया। और आठवां लिखिएगा ओवरी, अंडाशय। आठवां लिखेंगे ओवरी, अंडाशय, हो गया। चलिए अब आइए एक्सोक्राइन में। एक्सोक्राइन में लिखिएगा पहला पॉइंट, एक्सोक्राइन में पहला पॉइंट लिखिएगा ये नलिका युक्त होती हैं। इट इज डक्टेड। दूसरा लिखेंगे ये इंजाइम स्रावित, ये इंजाइम स्रावित करती हैं। These secrete enzyme, these secrete enzyme। तीसरा पॉइंट लिखिएगा सभी इंजाइम प्रोटीन होते हैं एवं इन्हें जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक कहा जाता है। All enzymes are protein, also called बायोकैटालिस्ट। एग्जाम्पल लिखेंगे उदाहरण में, हो गया। एग्जाम्पल लिखना, पहला एग्जाम्पल लिखिएगा हो गया। पहला लिखिएगा लैक्रेमल ग्लैंड। एग्जाम्पल में लिखिएगा पहला लैक्रेमल, नहीं बाह्यस्रावी में लैक्रेमल, लैक्रेमल ग्रंथि, इंग्लिश में भी लैक्रेमल, लैक्रेमल ग्लैंड। दूसरा लिखिएगा स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, इंग्लिश में लिखेंगे स्वेट ग्लैंड। तीसरा लिखेंगे लार ग्रंथि,
लार ग्रंथि, इंग्लिश में लिखेंगे सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड। और चौथा में लिख लोगे तैल ग्रंथि, तैल ग्रंथि ऑयल ग्लैंड इत्यादि एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए अब इसको समझ लिया जाए। हम लोगों को सिलेबस में एक्सोक्राइन नहीं पढ़ना। एक्सोक्राइन हम लोग ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट था वो 5 पढ़ चुके हैं। लार ग्रंथि पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? 3 तरह का आज क्वेश्चन में था ना, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर पढ़ चुके हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग और क्या पढ़े थे? गैस्ट्रिक ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, और क्या पढ़े थे? इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी पढ़े थे, आंत्र ग्रंथि, सक्कस, इंटेरिकस जूस, और क्या पढ़े थे? लीवर भी पढ़ चुके हैं, और क्या पैनक्रियाज भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी इसको समझना है। अभी इस सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? अंतःस्रावी ग्रंथि, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि ही क्या निकालती है? हार्मोन। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट लिखा है, ये नलिका विहीन होता है। अब जैसे मान लो यहां पर एगो कोई ग्लैंड है, इंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, मिक्स ग्लैंड है, भूल जाओ अभी। मान लो यह कोई ग्लैंड है, ठीक है। अब इस ग्लैंड से एक ट्यूब निकला हुआ है और यहां पर शरीर का कोई अंग है, यह शरीर का कोई अंग है और यह ग्रंथि है और यहां बीच में एक डक्ट है या ट्यूब है। तो इसमें इस ग्रंथि में जो भी मटेरियल बनेगा वो इस ट्यूब से प्रवाहित होकर के इस अंग में पहुंचेगा ना। तो ये ग्रंथि क्या कहलाएगी? बाह्यस्रावी। नलिका युक्त डक्टेड ग्लैंड क्या कहलाएगा? बाह्यस्रावी। अब यहां पर मान लो कोई ग्लैंड है और यहां पर कोई अंग है और बीच में कोई डक्ट नहीं है। अब ये जो बना रहा है वो ब्लड के द्वारा कहां पहुंच रहा है? इस अंग में। वो ग्रंथि क्या कहलाएगी? इंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, डक्टलेस, क्योंकि ये हार्मोन बनाती हैं और हार्मोन को सीधा कहां मिक्स होना रहता है? ब्लड में। समझ गए? और ये डक्टेड इसलिए होती हैं क्योंकि ये इंजाइम बनाएंगी, प्रोटीन, और प्रोटीन अगर डायरेक्ट ब्लड में मिल जाएगा तो पॉइजन बन जाएगा, इंसान मर भी सकता है। तो इसके द्वारा जो इंजाइम बनेगा वो इंजाइम डक्ट में, नलिका में, ट्यूब में फ्लो होकर के उस टारगेट अंग तक पहुंचेगा। समझ गए? तो ऑल इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस व्हाइल ऑल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टेड। क्लियर है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या बनाएंगी? हार्मोन। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बनाएगा? इंजाइम। सभी के सभी इंजाइम किस चीज द्वारा बनते हैं? प्रोटीन। इसलिए हम लोग कहते हैं ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट इंजाइम। ठीक है, तो सभी इंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन को कहा जाता है जैव उत्प्रेरक, बायोकैटलिस्ट। उत्प्रेरक क्या काम करता है? अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या घटा देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है? बायोकैटलिस्ट है, जैव उत्प्रेरक। घटना चक्र में बार बार यह क्वेश्चन 5-6 बार रिपीट मिलेगा, कम से कम 200-300 बार परीक्षा में आ चुका है। प्रोटीन क्या कहलाता है? बायोकैटलिस्ट। ठीक है, इधर लिखा गया है नलिका विहीन होगा, हार्मोन बनाएगा, और हार्मोन बनाने वाली इन सारे ग्रंथियों को एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है। सब लोग एक एक करके हम लोग देखेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड में मैंने जो लिखवाया था आपको, इसमें लैक्रेमल ग्रंथि जो है, लैक्रेमल ग्रंथि, वो लैक्रेमल ग्रंथि क्या काम करती है? तो लैक्रेमल ग्रंथि क्या काम करेगा? आंसू निकालने वाली ग्रंथि है। इसको अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, आंख में देखिएगा तो यहां कोना में छोटा सा एक छिद्र दिखता है, वही लैक्रेमल ग्लैंड का है। यहां से क्या निकलता है? आंसू, टीयर्स निकलता है। स्वेद ग्रंथि कहां है? त्वचा पर है। ये क्या करता है? पसीना निकालता है। ऑयल ग्लैंड भी त्वचा पर है, जैसे फेस ऑयली हो जाता है, वो किस कारण से होता है? ऑयल ग्लैंड के कारण से होता है, तैल ग्रंथि के कारण से होता है। तो ये सभी ग्रंथियां किस में आ जाएंगी? बहिस्रावी में। मिक्स्ड ग्लैंड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए यहां हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मिक्स्ड ग्लैंड में आपको याद होगा हमने आपको बताया था मिक्स्ड ग्लैंड का केवल एग्जाम्पल कौन है? अग्नाशय, पैनक्रियाज, यही मिक्स्ड ग्लैंड है। यह इंजाइम भी बनाता है और हार्मोन भी, इसी कारण से इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। पैनक्रियाज द्वारा कौन सा रस बनता है? पैनक्रिएटिक जूस, अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस में 4 इंजाइम होते हैं। पहला इंजाइम कौन सा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। दूसरा क्या? लाइपेज। लाइपेज किसका पाचन? वसा का।
तीसरा एमाइलेज, किसका पाचन? कार्बोहाइड्रेट का। चौथा न्यूक्लिएज, किसका पाचन? न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, तो पैनक्रियाज इतना इंजाइम निकाला, मतलब पैनक्रियाज कैसा काम कर रहा है? एक्सोक्राइन, बहिस्रावी का काम किया। और पैनक्रियाज जब इंडोक्राइन का काम करेगा तो इसमें एक सेल होता है द्वीप जैसा जो दिखता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। उसमें 3 तरह का सेल होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और पैनक्रियाज का अल्फा सेल कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या काम करेगा? ग्लूकोज का शरीर में मेंटेनेंस करेगा। दूसरा अल्फा के बाद बीटा सेल। बीटा सेल कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड शुगर को मेंटेन करेगा। क्वेश्चन है एग्जाम में कि पैनक्रियाज के किस कोशिका के निष्क्रिय होने से मधुमेह रोग होगा? बीटा सेल। समझ गए? तो ब्लड शुगर को मेंटेन बीटा सेल करेगा, इंसुलिन हार्मोन। और तीसरा है उसमें गामा सेल। तो गामा सेल क्या काम करेगा? कंट्रोल अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा को नियंत्रित करेगा। क्लियर है? तो ये डायग्राम याद कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरू करेंगे और सारे ग्लैंड्स पढ़ेंगे।